हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो ये जो संयोजन का कार्य है हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में देखेंगे पहले तो, और उसके बाद में ये कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि मान लीजिए हमारे पास कुछ संधारित्र रखे हुए हैं, अलग अलग धारिता के मान के रखे हुए हैं, और हमें कुछ धारिता का मान है वो अधिक चाहिए जो हमारे पास रखे हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास खूब सारे संधारित्र रखे हुए हैं, 2 माइक्रोफेरेड के रखे हुए हैं, कुछ एक 3 माइक्रोफेरेड के रखे हुए हैं, कुछ एक 5 माइक्रोफेरेड के रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को जो संधारित्र का धारिता का मान चाहिए वो 10, 15, 20 इतना चाहिए। इतने धारिता का संधारित्र हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उन संधारित्रों को संयोजित करने की कोशिश करते हैं। और वो संयोजित करने के जो तरीके होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन होता है। तो आज की क्लास में हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में स्टडी करेंगे, अगली क्लास में हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जब हमें इच्छित मान का जो हमें चाहिए, मतलब जो इच्छित मान का धारिता का संधारित्र हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम वहाँ पे संधारित्रों को एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वही क्या कहलाता है? संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो जब हमारे पास इच्छित मान का संधारित्र अवेलेबल नहीं होता है तो संधारित्रों का जोड़ना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको मान लीजिए वैल्यू कम भी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2, 3, 5 वाले संधारित्र है, मेरे पास इतनी इतनी धारिता के वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तब आपको कौन सा संयोजन करना है। और जब हमें 2 से कम चाहिए वैल्यू, मतलब हमको इनसे भी कम वैल्यू चाहिए, तब कौन सा संयोजन करना है, वो दोनों अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें प्रथम संधारित्र, मतलब प्रथम किसे कहेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट है उस प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, मतलब सेकंड वाली जो प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र के प्रथम से, इसी प्रकार से श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक एक करके जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए खूब सारे संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक संधारित्र मेरे पास ये है, और एक दूसरा यहाँ पे एक और है, और यहाँ पे इस प्रकार से एक और संधारित्र है, और ऐसे बने हुए हैं, खूब सारे बने हुए हैं। मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे n संधारित्र बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर n संधारित्रों को जब आपको जोड़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर किस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जो प्रथम संधारित्र है, ये हमने बोल दिया ये प्रथम संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम से, तो ये जोड़ दी गई। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से कनेक्ट करवा दीजिए। ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड़ते रहते हैं, तो वह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और जोड़ देता हूँ, ये लास्ट फाइनल है nवां संधारित्र। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 2 बिंदु थे A और B बिंदु, इनके मध्य मैंने क्या किया, यहाँ पे n संधारित्र वो कनेक्ट करवा दिए, 1, 2, 3 ऐसे डेट खूब सारे, और ये लास्ट फाइनल n संधारित्र, ठीक है। ओके बच्चों, आप दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती संधारित्र, ये निकटवर्ती है एक दूसरे के पास में, निकटवर्ती संधारित्रों की विपरीत आवेशित प्लेटें आप देख सकते हैं। आप जब इसको चार्ज देंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ऐसे आएगा। मतलब बोल देता हूं मैं, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती संधारित्रों की विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और सिंपल सा तरीका है श्रेणी क्रम संयोजन पहचानने का कि जहां से आपने स्टार्ट किया है, मान लीजिए आप यहां ए बिंदु से स्टार्ट किया और बी बिंदु पे पहुंचे, तो आपके पास चलने का केवल एक रास्ता होता है, वहां पे हमारे पास बीच में कोई जॉइंट नहीं आता है, तो वह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यदि आपको किसी सर्किट के अंदर किसी परिपथ में पता लगाना हो तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और डेफिनेशन बना सकते हैं
ऐसा संयोजन जिसके अंदर विभव का मान, संधारित्रों के ऊपर विभव का मान उत्पन्न, जो भी विभव उत्पन्न होगा यहाँ पे वो अलग अलग हो और आवेश है वो एक समान बना रहे। मतलब ऐसा संयोजन जहां पर संधारित्रों पर विद्युत आवेश का मान एक समान बना रहे और विभव है वो क्या बना रहे, अलग अलग बना रहे, उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इस चीज को अपन प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि विभव का मान है वो अलग अलग होता है सभी संधारित्रों के लिए और जो आवेश का मान है सबके लिए सेम होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यदि सबकी धारिताएं एक हैं तो वहां पर हमारे पास विभव का मान भी एक होगा, लेकिन धारिताएं अलग अलग हैं। मैं बोल देता हूं कि मेरे पास जो n संधारित्र है उनकी धारिताएं फर्स्ट की है C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, इसी प्रकार से लास्ट फाइनल Cn। तो सबकी धारिताएं अलग अलग हैं तो सबके विभव भी अलग अलग होंगे। ये मैं अभी करके आपको दिखाता हूं। एक बैटरी कनेक्ट करवा देता हूं ताकि यहाँ पे इसके अंदर सर्किट के अंदर कुछ करंट है वो फ्लो। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको कनेक्ट करवाया पॉजिटिव नेगेटिव, मान लेते हैं इस बैटरी का जो विभव है, विभवांतर है वो कितना है, इन टर्मिनलों का विभवांतर कितना है, V है। तो यहां पर ये जो ए बी बिंदु है यहां पे भी कितना विभवांतर उत्पन्न करेगी, V करेगी। ओके, यहां पे जो बहने वाला जो आवेश है इसके अंदर जो आवेश प्रवाहित होगा वो मान लेते हैं Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। जैसे Q आवेश यहां पर हमारे पास जो संधारित्र फर्स्ट संधारित्र है उसके अंदर पहुंचा तो इसकी प्रथम प्लेट पे कौन सा आवेश आएगा भाई, धनात्मक आवेश आ जाएगा इधर साइड में। जैसे धनात्मक आवेश आया, ध्यान से समझिए बच्चों, तो प्रेरण से आंतरिक प्लेट पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश। तो इस साइड में कमी हुई, इस साइड में कौन सा आवेश आया, पॉजिटिव आवेश। ये पॉजिटिव आवेश को ये जो प्रथम प्लेट वाला है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था ना सिद्धांत के अंदर, वहां पे अपन ने क्या किया था, अर्थिंग करवा दी थी। तो यहाँ पे आगे कनेक्टर तो ये पूरा इस पे फैल जाएगा पॉजिटिव आवेश। ओके, दोनों तरफ फैल जाता है, इस साइड पे फैल जाता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में वापस से क्या होगा, इस पे नेगेटिव आवेश प्रेरित होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा। ऐसे कंटिन्यू एक दूसरे को ये क्या करते जाएंगे, आवेशित करते जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव आवेश फैलता जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्यू आवेश इधर से जा रहा है तो इधर से आना भी कितना चाहिए, वापस क्यू आवेश ही आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो प्रथम प्लेट थी इस पे मान लीजिए क्यू आवेश आया तो इसने कितना प्रेरित किया, आवेश क्यू आवेश प्रेरित किया। तो यहाँ पे भी कितना फैला, क्यू, यहाँ पे भी क्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी आवेशों पर सभी संधारित्रों पर बनने वाला जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो सारा का सारा एक समान होता है। लेकिन जो विभवांतर होता है वो अलग अलग उत्पन्न होता है। उसका रीजन क्या है, देखिए इधर विभवांतर उत्पन्न होने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन C। मतलब जो V है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, C पे डिपेंड कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आवेश तो सबके पास में समान है तो Q तो क्या रहेगा, Q तो नियत है, सब पे समान है। तो Q तो कांस्टेंट है, नियत है। तो V किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल C पे डिपेंड कर रहा है। और C की जो वैल्यू होती है, किसी भी संधारित्र की धारिता का मान होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, C एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये होता है। धारिता किस किस पे डिपेंड करती है, उस प्लेट का जो एरिया है उस पे डिपेंड करता है और जो बीच की जो दूरी है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उस पे डिपेंड करती है। तो कईयों की मान लीजिए धारिता C1 है, किसकी C2 है, किसी की, वो डिपेंड करता है इनकी जो प्लेटें हैं आपने अलग अलग ली हैं नहीं ली हैं, तो विभव के मान भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए किसी प्लेट का आपने आकार ज्यादा ले लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो आवेश स्टोर होने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, मतलब धारिता का मान वहां पे बढ़ गया है, तो वहां पर उसका विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो जहां पर धारिता का मान, ध्यान से समझिए बात को, व्युत्क्रमानुपाती क्या बनेगा, रिलेशन C, मतलब जहां पर हमारे पास धारिता का मान अधिक होगा वहां पर उसका विभव का मान कम होगा। ठीक है, तो जो संधारित्रों पर जो विभवांतर है वो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, तो मैं बोल देता हूं इसका विभवांतर V1 उत्पन्न हुआ, यहां पे V2 हुआ, वहां यहां पे V3, इसी प्रकार से यहां पे Vn। अब आप बताइए कि V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की कितनी होगी, V3 की, इन सभी की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रथम संधारित्र पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C। तो आप लिख देंगे यहां पर V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ही नहीं है, एक होता तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C, आपको नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, 1 2 3 लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो V1 और यहाँ पे धारिता का मान C1, आवेश सब में समान है कि इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q। और आप देख भी सकते हैं जितना भी आवेश आ रहा है वहां पे एक ही रास्ता है, तो सारा का सारा जो आवेश है वो इसी रास्ते से गुजरना चाहिए। तो सबको कितना आवेश मिलेगा, क्यों आवेश मिलेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए किसी एक रोड पे हमारे पास 100 गाड़ियां आने लगी,
तो दूसरे एंड पे 100 गाड़ियां आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 की 100 गाड़ियां गई ना वहां से, पूरे पथ में चली वो 100 की 100 गाड़ियां। ठीक है, वो पथ पूरा बंद है, बीच में कहीं पे भी वहां पे कनेक्शन नहीं दे रखा उस पथ पे। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, और इसी प्रकार से सेकंड संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ऐसे कंटिन्यू चलते जाना है। तो कहां तक जाना है, N वाले पर, तो N वाले पे कितना हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू डैश करके छोड़ दीजिए, मतलब बीच वाले पद भी है यहाँ पे। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे? ओके, अब बात करते हैं कि ये जो बैटरी का जो विभवांतर है, V विभवांतर है, ये सारा का सारा किसको मिलेगा, यहाँ पे जो सर्किट के अंदर जो भी हमारे पास अवयव जुड़े हुए हैं उनको मिलेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो A और B बिंदु के मध्य ही जुड़े हुए हैं सारे के सारे, तो सारा का सारा इनको मिलेगा। तो जो यहाँ बैटरी का विभवांतर है और इन पे उत्पन्न विभवांतर है, उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए, तो संधारित्रों पर उत्पन्न विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो बैटरी का V है वो इन्हीं को तो मिल रहा है, तो इन्हीं को मिल रहा है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 V2 V3 ऐसे डैश करके Vn। ओके बच्चों, V1 V2 V3 इन Vn, इनके सभी के मान आपके पास दे रखे हैं, तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3 और ऐसे Q अपॉन Cn। ओके, ये V आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं Q सब में आ रहा है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2, ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन बोल देता हूं इसको मैं, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, फिर यहाँ पे आपने ऐसा लिखा नहीं, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है समीकरण 1 के मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर। ओके बच्चों, अब हमें ये आ गई V की वैल्यू, ये हमारे पास ये आ गई। V कौन है यहाँ पे, V है यहाँ पे जो बैटरी के द्वारा जो इनको विभव दिया गया, विभवांतर दिया गया। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास परिपथ बना हुआ है, यहाँ पे ये जो खूब सारे जो मेरे पास संधारित्र लगे हुए हैं, इनकी धारिता कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, मतलब आप इन सब की सोल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एक वैल्यू का आपको जो संधारित्र नहीं मिल रहा था, पहले इच्छित मान का नहीं मिल रहा था, इसी की वजह से आपने क्या किया, वो इच्छित मान प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया, ये खूब सारे कनेक्शन किए यहाँ पे। तो वो इच्छित मान है कितना, उसी के बराबर का मैं मान लीजिए, उसके बाद में कुछ समय के बाद में एक स्टूडेंट आया, सर मेरे पास है वो, तो मेरे पास है, तो फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप वाला जो ये संधारित्र है वो अप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या करते हैं कि लो सर, ये एक से काम निकल जाएगा, और ये बैटरी है यहाँ कनेक्ट करवा दो। ओके, तो इसका भी और यहाँ से क्यों चल रहा है। ओके, तो मैं कहता हूं कि इसकी धारिता कितनी है, तो इसकी धारिता जो हमको चाहिए थी, मतलब CS बोल देता हूं, CS इसलिए बोला है, सीरीज का चल रहा है तो S लगा दिया। तो इन सभी संधारित्रों की जो भी धारिता थी उसके तुल्य मैंने उसके बराबर का एक संधारित्र लगा दिया। इसे बोला जाता है तुल्य परिपथ बोला जाता है, इसको बोला जाता है तुल्य परिपथ बोला जाता है। आपको यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, यहाँ बनाना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है उस साइड में बोर्ड पे, तो मैंने नीचे बना दिया। तो ये मेरे पास तुल्य परिपथ बना, और ये जो संधारित्र बनता है, इन सभी संधारित्रों के इक्विवेलेंट जो प्राप्त होता है उसे बोला जाता है तुल्य संधारित्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे देखिए, तुल्य परिपथ से यहां पे मैं V की वैल्यू निकालता हूं, तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां पे वही हमारे पास वापस से यही फॉर्मूला Q अपॉन CS। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4, V, ये V कौन सा है, ये जो V बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब इसको जो V मिला, और यहाँ पे ये V कौन है, ये भी जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, ये लो 1 अपॉन Cn। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू कितना मिला, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 और ऐसे 1 अपॉन Cn, ये लीजिए। तो ये आ गई हमारे पास, लास्ट फाइनल आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 5। मतलब हमारे को जो इच्छित मान का संधारित्र चाहिए था उसके बराबर हमको यहाँ पे हमारे पास जो संधारित्र दे रखे तो उनके पास वैल्यू थी नहीं,
तो हमने यहाँ पे जो तुल्य संधारित्र से प्राप्त कर लिया, मतलब इन सबको जोड़ के हमने प्राप्त कर लिया। ओके, तो इसी प्रकार से हमारे पास श्रेणी क्रम के अंदर खूब सारे संधारित्र जुड़े होते हैं, तो उनकी धारिता का मान ज्ञात करना है कि उनकी धारिता का मान कितना है, टोटल धारिता का मान कितना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे सारे के सारे नीचे मान आ रहे हैं, मतलब नीचे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तुल्य धारिता का मान प्राप्त होगा, जब भी आप यहाँ पे खूब सारे संधारित्र जोड़ रखे हैं और इनकी धारिताएं मान लीजिए कुछ है 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो सबसे कम कितनी हुई 1 माइक्रोफेरेड, सबसे कितनी कम हुई 1 माइक्रोफेरेड हुई। तो 1 से भी कम मान आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 से भी कम प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो हमारे पास दिया जो भी परिपथ है उसके अंदर दिए गए जो भी संधारित्र हैं, उनकी जो सबसे कम संधारित्र वाला सबसे कम धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी कम मान प्राप्त होता है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। ठीक है, ओके। ये जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई, जो तुल्य मान प्राप्त हुआ है, उसे अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में दिए गए जो भी संधारित्र संयोजन में दिए गए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ अपना। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं अपन। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ और इसके बाद में आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए जल्दी से। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूं, कुछ एक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि मेरे पास केवल 2 संधारित्र दे रखे हैं, श्रेणी क्रम में 2 ही संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता का मान कितना होगा, उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? तो C1 C2 2 ही जुड़े हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू C1 C2, C1 का इससे में भाग दीजिए तो C2 C1 ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। हमारे पास तुल्य धारिता का मान नहीं है। तुल्य धारिता का मान कब प्राप्त होगा? जब आप CS इज इक्वल टू लिखेंगे। तो CS इज इक्वल टू कब आएगा हमारे पास? जब आप इसको उल्टा करके लिखेंगे CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1। तो जब भी आप श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारिता का मान प्राप्त कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ये वाला जो रिजल्ट आएगा 1/CS, ये नहीं है तुल्य धारिता। तुल्य धारिता होगी जब CS इज इक्वल टू बनेगा, तो आपको जो भी आंसर आए उसको पलटी मार के लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद में मान लीजिए मेरे पास में n संधारित्र जुड़े हुए हैं, n संधारित्र जुड़े हुए हैं और जिनकी धारिताएं हैं सबकी समान है, धारिता सबकी समान है, मतलब एक ही धारिता है सबके, जो भी है मान लेते हैं C है सबकी। तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी 1/CS इज इक्वल टू 1/C ऐसे कहाँ तक, लास्ट वाला C। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैं इसको लिख सकता हूँ n/C, ऐसा लिख सकता हूँ ना। सबको आप ऐड करेंगे, कितनी बार है? n बार है, तो n/C हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा? CS इज इक्वल टू C/n। कहने का मतलब जब हमारे पास समान धारिता के n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता का मान किसी एक संधारित्र की धारिता के 1/n गुना होता है। किसी भी एक संधारित्र की धारिता उठाइए और उसको 1n से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इन सभी संधारित्रों पे जो आवेश आया है, इस पे Q, इस पे Q, इस पे Q, तो वो किस अनुपात में बढ़ता है? किस अनुपात में बढ़ेगा? जो प्रथम संधारित्र पे जो आवेश आएगा वो भी हमारे पास Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q अनुपात 3, मतलब सबका क्या रहेगा 1:1:1। मतलब कहने का मतलब सभी संधारित्रों पे जो आवेश आता है वो एक समान रूप से आता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 1:1:1, मतलब धारिता चाहे कुछ भी हो, कुछ भी धारिता हो, सबका समान ही आनी है वैल्यू। इसके बाद में संधारित्रों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, उसके अनुपात में बढ़ता है। जैसे V1 V2 V3 ऐसा लेते हैं, प्रथम दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल टू कितना आया था, देखो इधर आओ, इधर C इज इक्वल टू कितना आया था? Q/V आया था। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया था? Q/C हो गया था। Q कांस्टेंट था, तो V किस पे डिपेंड करेगा? C पे। तो व्युत्क्रम अनुपात में आता है, ये लीजिए 1/C2 1/C3 ऐसे चलता जाना, जो भी आप लास्ट फाइनल है। ओके, एक पॉइंट है उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये सारा मिटाना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा है। तो लास्ट पॉइंट और बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर।
देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास श्रेणी क्रम संयोजन है, इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा सारा संधारित्र लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सारा संधारित्र लिया, इसके बीच की दूरी काफ़ी सारी है जो दिखाने के लिए आपको। तो इस पे तो पॉजिटिव आवेश और इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, संधारित्र के जो बीच की जो दूरी है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पराविद्युत पट्टिका डाल देता हूँ जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r1 है, ठीक है। और जो बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी t1 है। ऐसे दूसरा है और उसका जो पराविद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन r2, और बीच की जो दूरी है वो कितनी है यहाँ की t2। और ऐसे ही एक तीसरा है, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r3 और ये बीच की दूरी t3। पेन दूसरा लेता हूँ, ये थोड़ा इसमें इंक खत्म हो गया है। ओके, तो ये हमारे पास T3, ओके, ये ऐसे है। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास पराविद्युतांक पट्टिकाएं लगी हुई है वो श्रेणी क्रम में लगी हुई है नहीं लगी हुई है, कि यहाँ पे ये जो संधारित्र है वो श्रेणी क्रम का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पट्टिका लगी हुई है इसकी वजह से धारिता का मान कितना है, तो C1 इज इक्वल टू, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ए, मान लेता हूं कि ये जो पट्टिकाएं हैं उनका एरिया है ए है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 अपॉन t1, यही होगा बच्चों पहली पट्टिका के लिए। दूसरी पट्टिका के लिए C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 अपॉन t2, और तीसरी के लिए ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 अपॉन t3। श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/C1 ऐसे चलते जाना है और लास्ट में Cn, सभी की वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/CH इक्वल टू C1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आप कुछ ऐसा पाएंगे। मैं वैल्यू रख रहा हूँ सबकी 1/एप्सिलॉन r2 अपॉन t2 और प्लस 1/A एप्सिलॉन rn अपॉन tn। लास्ट वाला नहीं, अपने पास तो 3 ही है ना, तो आपको n तक लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आप C3 पे ही ख़त्म कर दो, और ये हमारे पास C3 पे ख़त्म हो गया। n तक जरूरत नहीं है, 3 ही है, 3 में ही समझ जाएंगे। ओके बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें प्यारे बच्चे, ऊपर ले जाएंगे, और जो प्यारे नहीं हैं वो भी ले जाएंगे, वो देखेंगे पहले, उसके बाद में प्यारे बन जाएंगे। तो T3 ये 3 में है, यहाँ पे भी 3, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने पे आप देखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है ना, इसको आप बाहर ले सकते हैं, सब में आ रहा है। तो 1/A एप्सिलॉन नॉट T1/एप्सिलॉन r1 T2/एप्सिलॉन r2 T3/एप्सिलॉन r3, ये आ गया बच्चों। ओके, तो CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब CS इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये इसको नीचे रख दो, तो T1 एप्सिलॉन r1 T2 एप्सिलॉन r2 T3 एप्सिलॉन r3। याद कीजिए बच्चों, जब हमारे पास कुछ एक अपन ने जब पढ़ा था कि संधारित्र प्लेटों के मध्य विभिन्न प्रकार की पट्टिकाएं रख देते हैं अलग अलग पराविद्युतांक की, तब यही तो फॉर्मूला आया था, और आपने ये श्रेणी क्रम से सोल्व किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पट्टिकाएं हैं वो किसका कार्य कर रही हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अलग अलग संधारित्र यूज कर लिए, ऐसे अलग अलग बना लिए, ऐसे ये लीजिए 3 संधारित्र, और यहाँ पे तो कौन सा डाल दिया, एप्सिलॉन r1 वाला डाल दिया, और यहाँ पे एप्सिलॉन r2 वाला डाल दिया, और यहाँ पे एप्सिलॉन r3 वाला डाल दिया, तब भी हमारे पास सेम ही रहेगा। और जो बीच की डिस्टेंस है इसके T1 है, यहाँ पे इसके लिए T2 है, और यहाँ पे T3 है। तो ये वाली बात हो चाहे आप ये डायग्राम हो, दोनों के लिए जो CS की वैल्यू हो वो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पराविद्युतांक पट्टिकाएं हैं, जब हमारे पास दूरी को विभाजित करती हुई रखी जाती हैं, ऐसे लंबी रखी जाती हैं, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन का काम करती है। और सीधा सा सिंपल सा तरीका है पहचानने का कि श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा होगा, जहां पर आप जहां से स्टार्ट करते हैं, मतलब चलना यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां पे मेरे को आना है, तो आप देखेंगे कि ये वाली भी कटेगी, ये वाली भी कटेगी, ये वाली भी कटेगी, तीनों को काटते हुए मैं बढ़ूंगा। और जब तीनों को काटते हुए बढ़ूंगा तो इसका मतलब ये सारी की सारी किसमें जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी हुई है, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में समांतर क्रम संयोजन। ओके, बाय बाय, टाटा।